स्कूल ट्रिप। आयु बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका यह सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा 1 घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन, जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था।
जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं। खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयु दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयु ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थीं और जमीन पर सफेद चद्दर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। दादाजी का कमरा। यूं तो सभी परिवारों में हर सदस्य की कुछ आदतें अजीब होती हैं। मेरे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। कहीं भी गायब हो जाते थे। कभी कभी तो कुछ दिनों के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक ही चोटों के निशान दिखने लगते थे। जब उनसे पूछो तो उन चोटों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इन्हीं अजीब चीजों में से एक उनका कमरा भी था, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि वो वहां की सफाई भी खुद ही करते थे। एक दिन बचपन में खेलते वक्त मुझे उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। तभी मैंने देखा कि कमरे से खून की तेज धार बह रही थी। देखते ही देखते मेरे सारे पैर खून में सन चुके थे। मैं छोटा था तो ये देख के घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। उठा तो मां मुझे डांट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उनके हिसाब से मैं उसी की वजह से बेहोश हुआ था। मैंने जब उनको सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे झुठला दिया। उसके बाद से मेरी और दादाजी में इतनी बातचीत नहीं हुई। पूरे दिन उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उसके आसपास भटकने की मंजूरी नहीं थी। कुछ साल बाद दादाजी चल बसे और हम भी अपना पुराना घर छोड़कर अब शहर वाले घर में चले गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब काफी अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन ऐसे ही मैं घर पर बैठा अपना फोन यूज कर रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त ऋषभ ने एक नया आईफोन लिया है। मैंने तुरंत उसे फोन किया और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे पूछा कि आखिर उसने ये आईफोन कैसे खरीदा।
तभी ऋषभ ने मुझे बताया कि उसके पास एक सीक्रेट है। वो प्रोबो ऐप पर ओपिनियन ट्रेडिंग करके पैसे कमाता है। मैंने उससे पूछा कि प्रोबो क्या है, तो उसने मुझे बताया कि प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। जिस कैटेगरी में भी किसी को इंटरेस्ट है, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, न्यूज, वो उस पर अपना ओपिनियन शेयर करके ट्रेड कर सकता है। अपनी नॉलेज के बेसिस पर अपना ओपिनियन दे सकता है। और ओपिनियन देना बहुत आसान है, सिर्फ येस और नो में अपना ओपिनियन देना होता है। ऋषभ ने बताया कि प्रोबो एक ट्रस्टेड ऐप है और इस पर 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इनफैक्ट उसने आईपीएल के ही मैच में एक ओपिनियन दिया और उसी में अपना नया आईफोन जीता। उसने मुझसे भी कहा कि आईपीएल के टाइम पर मैं भी सिंपल क्वेश्चंस जैसे क्या राजस्थान की टीम मुंबई को हरा पाएगी, ऐसे सवालों का जवाब देकर मैं भी लाखों रुपए के साथ साथ मर्सिडीज प्रोबो ऐप पर किसी भी यूपीआई के थ्रू इजीली अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और अनलिमिटेड विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। मैं ऋषभ की बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो गया था और मैंने जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड कर ली। तभी मोबाइल पर पापा का कॉल आ गया। पापा ने कॉल पर बताया कि हमें कुछ काम से दादाजी के पुराने घर पर जाना है और हम अगले ही दिन दादाजी के घर के लिए निकल गए। करीब 10 साल बाद जब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि तब भी किसी के उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बचपन की जिज्ञासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे पर लगा ताला ही तोड़ दिया। मुझे मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई, मगर एक डर भी अंदर भर गया कि आखिर ऐसा क्या था जो दादाजी हमसे छुपा रहे थे। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियां दिखीं, जिनमें अलग अलग अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। कई सारे कलश, कई लाल कपड़ों में बंधे ताले, चीनी मिट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर एक घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था, तो मैं उस तस्वीर को वहां से उतार कर बाहर हॉल में ले आया और कमरे को खुला रहने दिया। लेकिन उस रात जब मैं सोया तो मेरी नींद एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच खुली। मैं वहां कैसे पहुंचा ये सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव इतना था कि मैं अचानक से डूब रहा था। जैसे तैसे बच बचा के मैं किनारे तक आया तो हैरत ये हुई कि वहां वही घर था जो दादाजी के कमरे वाली तस्वीर में था। ये देखकर मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मगर दिल तब दहला जब मैंने थोड़ा दूर देखने की कोशिश की। वो घर बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा ही था, जिसके हॉल में मैं अभी कुछ देर पहले सो रहा था। ये सब बस एक बुरे सपने के जैसा लग रहा था, जिसे तोड़ने के लिए मैं अपने घर की तरफ भागा। हांफते हुए जब मैं उस घर के नजदीक पहुंचा तो एक गहरी सांस भरते हुए मैंने आंखें बंद कर लीं, इस उम्मीद में कि शायद ये भयानक सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी किसी भारी चीज से मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। मैं जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के अंदर था। मैंने चारों ओर देखा तो कई सारे लैंप्स, झूमर दिखाई दिए जो जंग खाए कई सालों से बंद पड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई और कमरा नहीं था, बस सामने की ओर सीढ़ियां, चारों ओर बस धूल और मकड़ी के जाले, जैसे कई सालों से किसी ने वहां पर पांव भी ना रखा हो। मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया तो धीरे से लाल सुर्ख खून सीढ़ियों से नीचे बहता हुआ आ रहा था। कब वो खून मेरे पैरों के पास आ पहुंचा मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा दिमाग और शरीर मानो जम से गए। मेरे दिमाग में बचपन का वही समय घूमने लगा जब दादाजी के बंद कमरे से खून बह रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। खून ठीक सामने वाले कमरे से निकल रहा था, वही दादाजी वाला बंद कमरा। जब मैंने नीचे से उसे देखा तो मुझे फिर से एक परछाई दिखी, जैसे बचपन में दिखी थी। उस कमरे से अब भी अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बार उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मैंने जब वो कमरा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो उस तस्वीर को ही देख रहा था। वो मुझसे बोला, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना। वो आवाज सुनकर मैं डर गया।
वो मेरे दादाजी की ही आवाज थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा ली। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे की खाल लटक रही थी और उनके मुंह की हड्डियां दिख रही थीं। उन्हें देखते ही मैं कांपने लगा और मुझे फिट्स पड़ने लगे। कुछ ही पलों में मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं अपने घर में वापस आ चुका था। मेरे घर वाले अब भी चैन से सो रहे थे। मैंने अपने पैरों को देखा जिनमें अब खून की जगह कई सारी चोटें थीं और वो तस्वीर मेरी आंखों के ठीक सामने मुझे दिख रही थी। मैंने सुबह होते ही उस तस्वीर को अंदर रखा और दादाजी के कमरे को बंद कर दिया। जब मैंने अपने माँ पापा को पूरा किस्सा बताया तो पहले तो उन्होंने मुझे कमरा खोलने के लिए बहुत डांटा। फिर बाद में बताया कि दादाजी को भूत दिखते थे और वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों के अंदर से भूत भगाते थे। वो चोटें उन्हें उसी वजह से आती थी और इसीलिए वो अपना सारा तंत्र मंत्र का सामान उस कमरे में बंद रखते थे और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने बस यही प्रार्थना की कि काश मुझे कभी फिर दोबारा कोई भूत ना दिखे। इस हादसे के बाद घर में एक पूजा रखवाई गई और मेरे दादाजी का वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।